नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो हमारा पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा और उस पर आधारित आप लोगों ने प्रश्न भी देखा होगा। आज हम दूसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित, अर्थात भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर हैं पिछले एक साल के, उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उसकी व्याख्या को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की बिना देर के। यहाँ पर देखें, वही हमारा मेथड रहेगा और एक बार हम देख लेंगे और फिर उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। ये कहा गया है कि निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात किया जा रहा है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें बाकी चीजें नहीं देखनी है, हम चलते हैं एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमें देखना है कि यह चर्चा में क्यों रहा है, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि ये करेंट अफेयर है भी या नहीं है। आप लोगों के जहन में ये बात रहती ही है। दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि निवारक निरोध जो है, असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अर्थात निवारक निरोध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, राज्य को असाधारण शक्ति देता है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिए और बहुत सोच समझ करके इसका प्रयोग करना चाहिए। असाधारण परिस्थितियां हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए। सवाल ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या और ये क्यों अपनाया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार को कैसे इसके माध्यम से असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। तो असीमित शक्तियां इसलिए मिल जाती हैं, हमने ये देखा था निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो बात की जा रही है, दरअसल राज्य को यह अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति से लगता है कि सोसाइटी में अव्यवस्था या कुछ अन्य आधारों पर अव्यवस्था फैल सकती है, तो पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि निवारक निरोध, वो समस्या होने से पहले ही उसका समाधान करने के लिए अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि बिना कारण बताए कि किस आधार पर उसका अपराध क्या है, ये सब कुछ बिना बताए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब यहीं पर बात आती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है सरकार के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करके और उसे 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अपराध होने से पहले इसे रोकने के लिए अपनाया जाता है। संवैधानिक उपबंध क्या कहता है निवारक निरोध से संबंधित, तो यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 22 के कुल 4 क्लॉज हैं और 4 क्लॉज में क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सबको हमें ध्यान रखना है। कहां से दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है, तो 22(1) में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना, पसंद का वकील करना, अर्थात पसंद के वकील के माध्यम से अपनी पैरवी करने का अधिकार इसी में दिया गया है। ठीक, साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसके 2 में, अर्थात 22(2) की बात कर लीजिए क्लॉज 2 में, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो आने जाने के समय को छोड़ करके जो वहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा
न्यायिक मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेंगे कि इस व्यक्ति को रखना है या नहीं रखना है, अर्थात जेल में डालना है या नहीं डालना है। आसान भाषा में समझिए। एक तो ये बात है। अगली बात ये कहा गया है इसी के तहत, अर्थात इसका 22 का क्लॉज 3 में, कि अगर कोई शत्रु देश से संबंधित व्यक्ति है तो उस पर यह सभी प्रावधान लागू नहीं होते। किस पर? शत्रु देश। एक तो ये बात। इसका क्लॉज चौथा क्या कहता है? क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि ये जो सारी बातें ये सब हुई हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे कब तक बिना किसी अन्य अवधि को बढ़ाए हुए गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो इसके लिए ये कहा गया है कि 3 माह तक उसे नजरबंद रखा जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक उसकी अवधि बढ़ाई जानी है तो एक सलाहकार बोर्ड गठित होगा और सलाहकार बोर्ड बताएगा कि इसकी अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए, तब जाकर के इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को और बात कर लेते हैं क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं, उसके आधार पर फिर हम आंसर देंगे। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को जोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। यहां पर कहा गया है यात्रा के समय को जोड़कर, यहां पर जोड़कर नहीं बल्कि छोड़कर होगा, इसलिए ये पहला आपका गलत हो जाता है। अगली बात ये भी कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं रखा जा सकता। यहां पर क्या कहा गया है? 6 महीने से अधिक अवधि। तो जो मैंने आप लोगों को व्याख्या बताया उसके आधार पर यह भी गलत है। अगली बात, निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान भारत के किसी शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा गया है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है? यहां पर असत्य पूछा गया है। यह तो आपका सही है और हम लोगों ने यह देख लिया था कि संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह बताया गया है कि यह प्रावधान अर्थात दूसरा और तीसरा क्लॉज जो था वो शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। तो इस आधार पर यह भी आपका गलत है, यह भी गलत है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए और 1 और 2, क्योंकि यहां पर आपसे असत्य पूछा गया है, ये सत्य है, बाकी 2 असत्य हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजद्रोह कानून का मसौदा, अब यहां पर इसको हम रहने देते हैं, स्किप करते हैं, केवल राजद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं कि राजद्रोह क्या है, कब लगता है, क्यों लगाया जाता है। तो आईपीसी की धारा 124 के तहत, ठीक है, राजद्रोह कानून को स्थगित कर देने की बात कही गई है। यहां पर हम संदर्भ की बात कर रहे हैं या चर्चा में क्यों? चर्चा में क्यों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124(a) को तब तक के लिए निरस्त कर देना चाहिए जब तक कि सरकार इससे संबंधित कोई व्यवस्था नहीं कर लेती या फिर इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेती कि जो राजद्रोह से संबंधित कानून है उसकी धारा 124(a) है वो क्या सही है, नहीं है। दरअसल ये लगभग 152 वर्ष से अधिक हो गया इस कानून को आए हुए, और ये कानून बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहता है कि किन आधारों पर राजद्रोह लगाया जाए, किन आधारों पर राजद्रोह नहीं लगाया जाए। साथ ही साथ कई बार इसके दुरुपयोग की भी बातें सामने आई हैं। ठीक, तो राजद्रोह के बारे में इससे संबंधित जो बातें हैं यहां पर कहा गया है आईपीसी धारा 124(a). ठीक, अब 124(a) के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो राजद्रोह कानून है वो मैकाले के सुझाव पर इसे लाया गया था। मैकाले महोदय ने
1837 में उन्होंने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, अर्थात राजद्रोह की परिभाषा दी थी। 1837 में राजद्रोह की परिभाषा दिया था। परिभाषा देने के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजद्रोह दरअसल होता क्या है। तो राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, अर्थात घृणा फैलाना, राजद्रोह, गैर जमानती अपराध है। आप घृणा फैला रहे हैं, घृणा फैलाने के साथ साथ जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ घृणा की बात की जा रही है। उत्तेजना, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सोसाइटी में असंतोष फैला रहे हैं। उत्तेजना, असंतोष फैलाना, इन आधारों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, बात यह आती है कि किन किन रूपों में देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपने मौखिक कुछ कहा हो, लिखित में आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हों जिससे जो सरकार है या सोसाइटी में अव्यवस्था फैल सकती है। ठीक, दृश्य हो सकता है या संकेत भी हो सकता है। दृश्य, संकेत, ये 4 आधार बताए गए हैं कि इन आधारों पर अगर कुछ भी आप करते हैं, मतलब इसके माध्यम से कुछ करते हैं, तो फिर यहां पर राजद्रोह आप पर लगेगा। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A आप पर लगाया जा सकता है। यहां तक तो बातें ठीक है। अब इसमें बात यह भी कही जाती है कि जो मूल आईपीसी था, आईपीसी में मूल रूप से 1860 में यह व्यवस्था शामिल नहीं थी। इसे 1870 में संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें 124A शामिल किया गया। 1898 में इसमें असंतोष शब्द को भी परिभाषित किया गया, और न केवल 1898 में असंतोष की भी बात की गई। असंतोष के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल कर दी गई, जैसे कि विश्वासघात या शत्रु शब्द को भी परिभाषित किया गया। इन दोनों को आप लोगों को समझना है। विश्वासघात, इस शब्द को परिभाषित किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये तो बातें ठीक है लेकिन शत्रुता एक शब्द जो था उसको भी इसी में परिभाषित कर दिया गया। परिभाषित करने के बाद इसके प्राथमिक उद्देश्यों को बताया गया। परिभाषित कर दिया गया। परिभाषित करने के साथ साथ अब ये बात आती है कि ठीक बात है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजद्रोह कानून लगाने का। राजद्रोह के तहत यहां पर प्राथमिक उद्देश्य, ध्यान रखना है कि लेखन, भाषा, इन सब को ये प्रतिबंधित करता है। अर्थात लिखित रूप में आप सरकार के प्रति यदि असंतोष पैदा करते हैं उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। भाषण के माध्यम से, लिखित भाषण, प्रतिबंधित करना, अर्थात राजद्रोह के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सजा की बात करें कि क्या क्या इसमें दिया जा सकता है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि
सजा या तो 3 वर्ष हो सकती है या आजीवन हो सकती है, आजीवन सजा दिया जा सकता है। यहां पर जो आपका पासपोर्ट है वो जब्त किया जा सकता है ताकि आप यात्रा न कर पाएं। ठीक है, आपको सार्वजनिक नौकरी से वंचित किया जा सकता है, आप सार्वजनिक सेवाओं में नहीं जा सकते। सेवाओं से वंचित करना। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या बातें यहां पर प्रश्न में बताया गया है। देखिए, राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि राजद्रोह कानून का मसौदा वर्ष 1837 में थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। यह एक जमानती अपराध है, इसमें जुर्माने के साथ 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जमानती की बात कही गई है, तो जमानती अर्थात इसमें जमानत नहीं दी जाएगी, गैर जमानती यह अपराध है, पहली बात। दूसरी बात, 1857 की बात की जा रही है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए इसे शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पर आंशिक रूप से सही है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। तो केवल और केवल आपका सही कौन सा है, तो इसे 1937 में थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। सही विकल्प आपका ए होगा, अर्थात केवल ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता का क्या अभिप्राय है। अब समान नागरिक संहिता के बारे में चूंकि यहां पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, इसको एक बार व्याख्या में देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई न्यूज क्यों चर्चा में रही है, उसी के आधार पर हम निर्धारित कर पाएंगे कि वो करंट का न्यूज है या नहीं है। तो यहां पर समान नागरिक संहिता की जब बात की जा रही है तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि संसद में एक विधेयक पेश किया गया, राज्यसभा में विधेयक एक प्राइवेट बिल पेश किया गया। तो यहां पर राज्यसभा की बात की जा रही है, तो राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में है। अब बात यह की जा रही है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है या निजी विधेयक, आप इसे निजी विधेयक कहेंगे, निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था, इसी के आधार पर यह चर्चा में क्यों है इसमें बता रहा हूं। निजी विधेयक पेश कहां पर, राज्यसभा में पेश किया गया। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि निजी विधेयक क्या होता है। निजी विधेयक, इसका मतलब यह है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें अगर कोई मंत्री पद पर नहीं है और वो अगर किसी कानून के लिए विधेयक लेकर के आता है तो उसे हम कहते हैं कि यह निजी विधेयक है, या गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है इसे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर पहली बात कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो गई, मंत्रिमंडल, उसमें ये शामिल नहीं है, मंत्री नहीं है, इनके द्वारा जो पेश किया जाएगा इसे हम गैर सरकारी विधेयक भी कहेंगे, गैर सरकारी बिल या विधेयक। ठीक है, एक तो ये बात है। ये पेश कब किया जाता है, तो यह शुक्रवार को पेश किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया था कि शुक्रवार के स्थान पर इसे बुधवार कर दिया जाए, लेकिन ये लागू नहीं हुआ, इसलिए अभी जो व्यवस्था है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, उसमें नहीं जाना है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ये शुक्रवार को पेश होता है, कौन पेश करता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब बात ये भी आती है कि ठीक है,
इसका अर्थ क्या होता है? समान नागरिक संहिता का यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब यह है कि सभी धर्मों में जो सिविल कानून है, सिविल कानून को एक समान रूप से लागू करना। अब एक समान रूप से लागू करने का मतलब क्या है? किन किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा? सिविल मामले कौन कौन से हैं? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेने की बात हो गई, या फिर विरासत की बात हो गई। तो यहां पर विवाह, गोद लेना, तलाक और विरासत, ठीक है, विरासत। इससे संबंधित कानूनों में जो भारत में विविधता देखने को मिलती है, पारसी के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, तो उन सब में एक रूपता लाना। यहाँ पर जब मैंने ये कहा कि ये सिविल मामले हैं, तो एक आपराधिक मामला होता है। आपराधिक मामले का मतलब ये है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी व्यक्ति की हत्या की कोशिश की, ठीक है। अब क्यों किया ये आप जानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बहरहाल यहाँ पर इन मामलों पर लागू करने की बात हो रही है। कहाँ पर लागू है अभी भी? तो गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। अब इसके बारे में और क्या बातें हम लोगों को ध्यान रखना है? तो संविधान के भाग 4 में, भाग 4 अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 44 किसमें? तो ये डीपीएसपी की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो सका। वो एक बड़ा प्रश्न है, उसके बारे में हम मेंस पर जब बात करेंगे तब वहां पर समझेंगे, ठीक है। अब जो अलग अलग पर्सनल लॉ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अलग है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भारतीय ईसाई अधिनियम भी अलग से बनाया गया है और उनमें अलग से जो विवाह है, तलाक, उससे संबंधित व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ मुस्लिम के लिए अलग है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो हिंदू वाला है, इसमें कौन कौन शामिल है ये आपको समझना है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और उसी के साथ साथ सिख भी इसमें शामिल हैं। सबको हिंदू धर्म के तहत, अर्थात जो कानून है उसी के तहत विवाह, तलाक इत्यादि, गुजारा भत्ता सब कुछ देने का प्रावधान किया जाता है। तो ये जो विविधता देखने को मिल रही है, दरअसल इसे एक कानून में लाने की बात कही गई है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं क्या कहा गया है। समान नागरिक संहिता का क्या अभिप्राय है? पूरे देश के लिए एक समान कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके आर्थिक मामलों पर लागू हो। अच्छा, दूसरी बात, पूरे देश के लिए एक समान कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू हो। सी कह रहा है पूरे देश के लिए एक समान कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके आपराधिक मामलों पर लागू हो। डी कह रहा है पूरे देश के लिए एक समान कानून जो सभी व्यक्तियों पर चुनाव संबंधी मामलों पर लागू हो। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि चुनाव संबंधी मामले और ये जितनी बातें कही गई हैं, जो आपने देखा उसके आधार पर आप लोगों ने सही उत्तर चुन लिया होगा। आंसर यहाँ पर आपका बी होता है, पूरे देश के लिए एक समान कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू होता है। तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा? बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखें, सरना धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सरना धर्म क्या है, ये चर्चा में रहा है। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सरना धर्म क्या क्या बातें ये कह रहा है। दरअसल सरना धर्म जो है, इनके अनुयायी जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें धर्म की मान्यता दी जाए और धार्मिक संहिता
भी इन्हें दी जानी चाहिए, इनका ये कहना है। सवाल ये है कि सरना जो धर्म है इसका प्रचलन कहाँ पर देखने को मिलता है और इससे संबंधित विशेष बातें क्या हैं। तो यहां पर चर्चा में क्यों, धर्म प्लस संहिता की मांग। सवाल यह है कि इसमें विशेष बात क्या है। विशेष बात यह है कि ये जो पूजा किया जाता है, मतलब सरना धर्म को मानने वाले लोग, वह जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं। तीन बातें यहां पर हैं। और जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं वो भी जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं। तो यहाँ ये कहां कहां पर, देश के किन क्षेत्रों में प्रचलित है? बिहार, झारखंड, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और, हाँ ठीक है, ओडिशा, यहां पर ये प्रचलित है। इनकी डिमांड ये है और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि यह एक आस्था का विषय है। इसीलिए लगातार डिमांड की जा रही है कि उन्हें धर्म की मान्यता भी दी जाए और उसके साथ साथ इनकी एक संहिता भी होनी चाहिए। संहिता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जो सरना धर्म है इसे आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है, विशेष तौर पर आदि धर्म के नाम से इसे जाना जाता है। तो इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई हैं और किस आधार पर क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ देखें, सरना धर्म का प्रचलन झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यह किन किन क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो ये असम भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसे आदि धर्म के नाम से जाना जाता है, मैंने लिख करके बता दिया, ये भी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरना धर्म के अनुयायियों की संख्या जैन धर्म के दर्ज अनुयायियों से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। जैन धर्म के जितने अनुयायी हैं उनसे इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस आधार पर जो डी है आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देख लें। हेट स्पीच के बारे में पूछा गया कि हेट स्पीच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेट स्पीच का अभिप्राय, अब इसको हम स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है? ठीक है, दरअसल मामला ये हुआ है कि एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी ने ये कहा है कि हेट स्पीच से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एनसीआरबी इनका कहना है कि जो दर्ज मामले हैं इसमें 500% की वृद्धि हुई है। 500% की वृद्धि हुई है, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। सवाल यह है कि हेट स्पीच हम किसको कहते हैं। तो हेट स्पीच समझ लेते हैं। हेट स्पीच के बारे में ध्यान ये रखना है कि अगर आप चित्र, चलचित्र, लिखित या मौखिक रूप से कुछ ऐसी बातें प्रदर्शित करते हैं, चित्र, चलचित्र, लिखित, मौखिक, जिससे
समुदाय के किसी वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं, ठीक, उसे हम हेट स्पीच कहते हैं। बहरहाल ये ध्यान रखना है कि इसकी हेट स्पीच की परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। फिलहाल इस आधार पर हेट स्पीच की बात कही जाती है। धार्मिक या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हेट स्पीच के रूप में माना जाता है। बात यह होती है कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) की बात आती है, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) की बात कर लें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें दिया गया है, लेकिन 19(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19(2) अर्थात क्लॉज की बात की जा रही है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर है? अब ये युक्तियुक्त प्रतिबंध किन आधारों पर लगाया जा सकता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर यहाँ पर जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था या सदाचार, या आप ये भी कह सकते हैं कि नैतिकता यदि प्रभावित होती है, शासन व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, आपके अगर किसी वक्तव्य से या आपने जो चित्र, चलचित्र, लिखित या मौखिक रूप में प्रदर्शित किया है, उससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह असीमित नहीं है, प्रतिबंधों के अधीन है। एक तो ये बात। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें बताई गई हैं कि किन किन आधारों पर, जैसे आईपीसी की धारा, ठीक, आईपीसी 1860 के 153A और बी के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 29(8) के तहत, अर्थात बी की बात होती है, बी के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 124A के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके आधार पर अगर आप दोषी पाए जाते हैं, यदि धर्म, मूल वंश, जाति या समुदाय या भाषा के आधार पर आपने कुछ ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की है और उसके सबूत मिलते हैं, फिर आपको चुनाव में भ्रष्ट आचरण के आधार पर आपके प्रतिनिधित्व से संबंधित जो बातें हैं उनको बैन किया जा सकता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यही देख लें। ये कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153B राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले आरोपों तथा दावों के लिए दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 505 सांप्रदायिक जो विद्वेष है, अगर वो फैलाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पर दंड लगाया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A की बात की जा रही है। जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किसी वर्ग धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को आहत करते हैं तो इन आधारों पर भी दंड के भागी आप हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा कुछ और बातें, जो लोक प्रतिनिधित्व या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके आधार पर जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अवैध प्रयोग में संलिप्त होने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। और इसकी धारा 123(3) क के तहत, धारा 125 के तहत निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर शत्रुता की भावना को फैलाने या बढ़ाने को भ्रष्ट निर्वाचन आचरण के रूप में प्रतिषेध करता है। इस आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है। इन बातों को समझने के बाद अब एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। देखिए, हेट स्पीच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेट स्पीच का अभिप्राय धार्मिक अथवा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए विभिन्न समुदायों के मध्य घृणा या द्वेष फैलाना है। अगली बात ये कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क हेट स्पीच को परिभाषित करती है।
भारत में वर्तमान विधायी व्यवस्था में हेट स्पीच के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा, चूंकि ये 124 क में हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है, आपसे सही पूछा गया है, ये आपका गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही है। इस आधार पर आपका सी विकल्प सही होगा। 1 और 3 आपका सही होगा। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने देखा। आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने अन्य साथियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। थैंक यू वेरी मच।